नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका दत्ता डॉक्टर से स्पीक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम हमेशा चाहते हैं कि हम स्वस्थ रहें, परंतु बढ़ते उम्र के साथ साथ ऐसी बहुत सारी बीमारियाँ हमें घेर लेती है और इस वक्त पूरी दुनिया एक अदृश्य वायरस से जूझ रही है, जिसका असर हमारे स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है। कोरोना से बचने के लिए पूरी दुनिया के डॉक्टर्स जुझारू रूप से लगे हुए हैं, पर इसका समाधान हमें कब मिलेगा हमें पता नहीं। ऐसे में आयुर्वेद की तरफ लोगों का रुझान बढ़ रहा है। आयुर्वेद जो हमारे भारत की ही देन है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हम आपके साथ हैं। हमारा विषय है कोरोना काल में आयुर्वेद से स्वास्थ्य लाभ कैसे करें। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है आयुर्वेद की सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर पुष्पा राय मैम। मैम, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। दोस्तों, आप हमसे संपर्क करने के लिए और प्रश्न पूछने के लिए टोल फ्री नंबर में हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 1800-233-9418 1800-233-9418। मैम, सबसे पहले तो ये बताइए कि आयुर्वेद क्या है और इसका हमारे जीवन पे क्या महत्व है। जी, आयुर्वेद दो शब्दों से बना है, आयु एवं वेद। आयु का अर्थ है जीवन और वेद का अर्थ है ज्ञान, अर्थात वह शास्त्र जिससे हमें जीवन जीने की कला और जीवन कैसे जीना है उसके बारे में जिससे जानकारी मिलती है, उसी पूरे वेद को आयुर्वेद कहते हैं जी। और आयुर्वेद में इसी हिसाब से एक तरह से उद्देश्य है, आयुर्वेद का जो मेन उद्देश्य है या प्रयोजन कह लीजिए वो है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, अर्थात आयुर्वेद का उद्देश्य है स्वस्थ व्यक्ति के स्वस्थ रहने की रक्षा करना, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, आतुर अर्थात रोगी व्यक्ति के रोग की चिकित्सा करना। तो इसमें दोनों ही चिकित्साएं सम्मिलित हैं। आयुर्वेद में स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा भी करनी है और यदि कोई व्यक्ति रोगी हो जाता है तो उसके इलाज भी करना है। बिल्कुल। और इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है कि हम स्वस्थ कैसे रखते हैं, आयुर्वेद को हम कैसे रिलेट करेंगे। जी जी जी, सबसे पहले तो आयुर्वेद में स्वस्थ व्यक्ति की परिभाषा भी बताई गई है। तो आयुर्वेद के हिसाब से स्वस्थ व्यक्ति वही है जो सम दोषः सम अग्नि सम धातु मलक्रिय प्रसन्न आत्म इंद्रिय च आयुर्वेद स्वस्थ इति अभिधीयते, अर्थात जिस व्यक्ति के तीनों दोष वात पित्त कफ सम धातु में रहें, मल मूत्र क्रियाएं आदि भी सम रहें एवं उसकी आत्मा इंद्रिय एवं मन तीनों चीजें प्रसन्न रहें, तभी हम उस व्यक्ति को स्वस्थ रह सकते हैं। बिल्कुल। और मैम, जैसे कि बहुत सारे दर्शकों की ये जिज्ञासा रहती है कि आयुर्वेद जो हम घरेलू उपाय करते हैं, जैसे कि अभी कोरोना काल में काढ़ा बनाना, अपने आप को इम्यूनिटी जितना हम बढ़ा सके, जितनी घरेलू उपाय करते हैं, क्या वही आयुर्वेद को हम जोड़ सकते हैं? कहीं ना कहीं कुछ आयुर्वेद में दिनचर्या में वो सब चीज़ें सम्मिलित हैं, हमारे आहार विहार भोजन में वो आयुर्वेद की वो सब चीज़ें सम्मिलित हैं जो हम डेली रिजीम अपने दिनचर्या फॉलो करते हैं। जैसे कि तुलसी का काढ़ा हुआ, उसमें अदरक लौंग जितने भी हमारे मसाले हैं उन सब से मिल के हमारे आयुर्वेद की बहुत सारी औषधियों के वो योग में सम्मिलित हैं। अच्छा। तो वो उसके छोटे छोटे रूप हैं जो भी हम उपयोग कर रहे हैं, घरेलू नुस्खे या जो कुछ भी, वो आयुर्वेद के छोटे रूप हैं, उनको भी प्रयोग करने से लोग लाभान्वित होंगे। मतलब इसे हम आयुर्वेद से रिलेट कर सकते हैं। बिल्कुल रिलेट। मैम, हमारे साथ एक कॉलर है, हम उनका कॉल ले लेते हैं। जी सर, नमस्कार। हाँ जी, नमस्ते। जी नमस्ते मैम, बताइए मैम, आपका नाम बताइए और प्रश्न पूछिए। हाँ, गीता साहू धमतरी से। जी मैम, बताइए क्या प्रश्न है आपका। ये आयुर्वेदिक जो दवाई है उसको गर्म पानी लेना चाहिए या ठंडा पानी से लेना चाहिए? जी जी, किस दवा के बारे में आप जानना चाहते हैं? वैसे सभी दवाओं के अनुपान जिसे बोलते हैं वो सभी अलग अलग हैं। उष्ण जल सभी दवाओं के लिए उपयोगी रहता है और शहद भी उपयोगी रहता है। तो या तो आप उष्ण जल के साथ दवाओं का सेवन कर सकते हैं या शहद के साथ सेवन कर सकते हैं। जी। और कोई प्रश्न मैम आपका? ठीक है, थैंक यू मैम। आशा करती हूँ कि आपका प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा। जी मैम, तो जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि कोरोना काल में हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हम आयुर्वेद को कैसे यूज़ करें। जी, अब सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगी कि इम्यूनिटी कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है कि लिया और हमारी इम्यूनिटी मेंटेन हो गई। वो आपकी दिनचर्या से संबंधित है, आपके डेली आप क्या खान पान रखते हैं, आहार विहार, आपका जागरण मतलब कि दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या, इन सब से संबंधित है। तो वो एक दिन का काम नहीं है, वो आपको आपके डेली रिजीम से उसे आपको प्राप्त करना पड़ेगा। तो कुछ कुछ औषधियां हैं जिनका डेली जो नित्य सेवनीय रसायन में जिनकी गणना हुई है, तो उनका हम यदि प्रयोग करते हैं तो
अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट भी कर सकते हैं और मेंटेन रख सकते हैं। जैसे कि आंवले का सेवन है, अश्वगंधा का है, तुलसी का सेवन है, हरिद्रा का सेवन है, जी, जी। इन सब के सेवन से हम अपनी इम्यूनिटी को मेंटेन रख सकते हैं। जी मैम, जैसे कि अभी आपने आंवला, हरिद्रा ये सब बताया, एक अभी नाम चल रहा है गिलोय। जी। गिलोय के बारे में थोड़ा सा आप हमें थोड़ा जानकारी दीजिए कि जी, ये जी। भी आयुर्वेद से जुड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल, गिलोय तो बहुत अच्छी औषधि है और इसके लिए एक्चुअली त्रिदोष शामक भी है। और जी। ज्वर, हर मतलब ज्वर की जितनी भी चिकित्सा है उन सब में गिलोय का उपयोग होता है। और इसके मल्टी फंक्शनल जितने भी सिस्टम है, सभी पे जितने अपने बॉडी में सिस्टम है सब पे इसके बेहतर इफेक्ट हैं। जी। तो कोरोना जो है कि श्लैष्मिक ज्वर है एक तरह का, तो इसलिए इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा उपयोगी इस समय रहा और लोगों ने अच्छा उपयोग किया और लाभान्वित भी हुए, जी। इम्यूनिटी को भी मेंटेन किया। जी। तो गिलोय घनवटी के रूप में गिलोय का काढ़ा बनाया। जी, मतलब वो इसका सब हम उपयोगी। उपयोग कर सकते जी, हैं घर बिल्कुल। पे, घरेलू उपयोग में हम जी, यूज बिल्कुल, कर सकते काढ़ा हैं, बना सकते हैं क्योंकि इसको। बहुत सारे दवाई ऐसे होते हैं कि जिसका साइड इफेक्ट होता है। क्या आयुर्वेद जी। से ऐसे साइड इफेक्ट हो सकते हैं? जी, कुछ रस औषधियां हैं या फिर कोई ऐसी औषधियां हैं, यदि आप आयुर्वेद चिकित्सक से सलाह करके दवा का उपयोग करते हैं तो वो साइड इफेक्ट नहीं होंगे। कुछ व्यक्ति हैं कि अब कोई भी दवा काढ़ा है उसको 3 महीने 4 महीने से लिए ही जा रहे हैं, उसमें बीच में ब्रेक भी करना है, जी। उसके बाद आपको बॉडी में सिम्टम्स देखने हैं, कहीं जी। एसिडिटी तो नहीं हो रही जी, है, जी। कोई स्किन में इन्फेक्शन या इरप्शंस कुछ भी प्रॉब्लम यदि आती है, पित्त तो नहीं बढ़ रहा है, तो वो सब आपको एक ऑब्जर्वेशन में ही लेना है, अपने आप से खुद ही मैम, चिकित्सक एक बन कॉल के। है, हम थोड़ा सा ले लेते हैं। जी मैम बताइए। हेलो। हेलो जी सर, नमस्कार। आपका नाम नमस्कार। बताइए सर। हाँ, मेरा नाम है निर्मल कुमार साहू। जी। मैं ग्राम करली छोटी धमतरी से बोल रहा हूँ। जी सर, आपका प्रश्न पूछिए। हाँ, मेरा प्रश्न ये था जी। कि जैसा आयुर्वेद में समस्त रोगों का। हेलो, पूछिए सर। जी जी, आयुर्वेद में जी समस्त रोगों का इलाज संभव है? मैम बताइए। जी हाँ, आयुर्वेद हमारी जी जी, हेलो। जी सर बताइए। मेरा दूसरा सवाल ये था जी। कि आयुर्वेद की दवाइयाँ जो है हम्म। किसी रोगी को लंबा खाना पड़ता है, इसका मेन रीजन क्या है? जी सर, ठीक है, हम मैम से पूछते हैं ये चीज़। जी जी जी, बताइए मैम। सबसे पहले तो आपने पूछा कि जो आयुर्वेद की दवाइयाँ हैं वो क्या सभी तरह की बीमारियों में उनका हम उपयोग करते हैं या सभी तरह की बीमारियाँ उससे ठीक होती हैं। तो कोई भी बीमारी या कोई भी वो व्यक्ति विशेष पे डिपेंड करता है और रोगी के बल पे और रोग के बल पे भी डिपेंड करता है। कोई भी शास्त्र इस तरह से मतलब पूर्ण नहीं है कि वो बता दे कि मैं इस पेशेंट को 100% ठीक कर दूंगा, ऐसा कोई भी पूर्णता नहीं है। बट सभी तरह की दवाइयों का वर्णन है और सब तरह का इलाज होता है, सभी, चाहे वो ब्लड प्रेशर के मरीज हो, शुगर के मरीज हो, थायराइड से लेके और सभी तरह की व्याधियों का वर्णन भी है, उनकी चिकित्सा का वर्णन भी है। और दूसरा आप ये जानना चाहते थे कि किस तरह से हम दवाइयों को शायद कुछ उपयोग करें, प्रश्न था जी, कैसे उपयोग करें। हाँ, कैसे उपयोग करें दवाइयों का। हाँ, नहीं कुछ और ही प्रश्न था शायद। आप यदि फोन पे हैं तो आप दोबारा बताइए कि दूसरा प्रश्न आपने क्या पूछा था। सर आप मैम इसको कंटिन्यू कर दीजिए। हाँ, कि उन दवाओं का लंबा सेवन क्यों करना पड़ता है, आप ये जानना चाहते थे। तो लंबा सेवन वो भी व्यक्ति और व्याधि पे निर्भर करता है कि वो व्यक्ति को कितनी मतलब कितने महीने से कितनी लंबी बीमारी है, और दूसरी बात ये है कि वो रोगी कितना मतलब सक्षम है, उसका बल कितना है। क्या वो रोगी यदि कम उम्र का है और उसका बल अच्छा है तो हमें बहुत जल्दी लाभ मिलता है। यदि रोगी वृद्ध है या बालक है या क्षीण व्यक्ति है जो बहुत ही कमजोर है तो उसमें हमें लंबे समय तक चिकित्सा देनी। तो ये रोगी पे भी निर्भर करता है और रोग पे भी निर्भर करता है कि आपको लंबे समय तक दवा लेनी है या 1 हफ्ते तक में ठीक हो जाएंगे। बट फिर भी 1 महीने तक की दवा और 15 दिन 1 महीने की दवा में ही चिकित्सा संभव है, क्योंकि हमारा जो सिद्धांत है वो वात पित्त कफ पे है और दोषों को सम में लाना ही वो चिकित्सा होती है। तो 1 दिन की डोज से तो वो चिकित्सा हो नहीं पाएगी, इसलिए 1 मंथ तक की दवा तो आपको सेवन करनी पड़ती है और 15 डेज टू 1 मंथ दवा लेनी पड़ती है। वो लेना जरूरी है। मैम एक फोन कॉल और है हमारे साथ। जी मैम बताइए। हेलो। हेलो जी मैम बताइए। नमस्कार, आपका नाम बताइए मैम और कहाँ से है। मेरा नाम मोनिका है। जी, कहाँ से बोल रहे हैं। जी मैम, आपका प्रश्न पूछिए।
मेरे को पूछना, जैसे मेरी दुबलापन शरीर में बहुत है, तो क्या मैं आयुर्वेद का उपयोग करके उसे ठीक कर सकती हूँ? जी, आप उम्र कितनी है आपकी और वजन कितना है अभी? मेरी उम्र 21 है और वजन 39 के आसपास है। अच्छा, और लंबाई कितनी है आपकी? ठीक है। उम्र और वजन और लंबाई ये सब प्रोपोर्शन में देखने पड़ते हैं। फिर भी यदि आपको अपने लुक से लगता है कि आप बहुत दुबली पतली हैं, तो आप अश्वगंधा चूर्ण का सेवन कर सकते हैं। खाने में आप आहार का अच्छा उपयोग कर सकते हैं, जिसमें प्रोटीन भी हो, फैट भी हो और कार्बोहाइड्रेट, इन सब का संतुलित भोजन, एक तरह का संतुलित आहार लीजिए। और व्यायाम प्राणायाम के साथ साथ आप अच्छी निद्रा भी लीजिए। और बाकी आप अपने पास के चिकित्सक से इस विषय में कुछ न कुछ आयुर्वेदिक चिकित्सा लेंगे तो निश्चित लाभ होगा। आशा करते हैं मैम कि आपका प्रश्न आपको मिल गया होगा इसका उत्तर। मैम, जैसे कि इन्होंने कहा कि आपने कहा कि व्यायाम भी ज़रूरी है, व्यायाम भी क्या आयुर्वेद का ही हिस्सा है? जी, व्यायाम आयुर्वेद में वर्णन है और बलार्ध व्यायाम करते हैं, यानी जितनी आपकी क्षमता है उसके आधा तक आपको व्यायाम करना चाहिए जी। और योग और प्राणायाम से संबंधित भी है, तो वो हम व्यायाम को योग और प्राणायाम से जोड़ के देखते हैं, क्योंकि योग से आपको मानसिक संतुलन भी बना रहता है। बिल्कुल। तो व्यायाम और योग के बिना तो जीवन में दिनचर्या पूरी नहीं होती। तो प्रतिदिन आधा घंटा तो अपने आप को योग प्राणायाम और व्यायाम के लिए समय निकालना चाहिए जी। उससे आपकी इम्यूनिटी भी मेंटेन रहती है, स्ट्रेस भी कम होता है और स्वस्थ भी रहते हैं। जी बिल्कुल। मैम, जैसे कि अभी कोरोना काल में बहुत लोगों को कोरोना हो चुका है और एक लोगों को 2 बार कोरोना हो चुका है, तो कोरोना के बाद का हम क्या ट्रीटमेंट आयुर्वेद में कर सकते हैं? जी जी, कोरोना के बाद एक्चुअली पोस्ट कोविड जो लक्षण आते हैं उसमें 1-2 कैटेगरी में हम बांट सकते हैं, शारीरिक लक्षण और मानसिक लक्षण। तो जो शारीरिक लक्षण होते हैं वो मल्टी फंक्शनल हैं, सभी सिस्टम के अलग अलग। डाइजेस्टिव सिस्टम पे देखें तो डायरिया की शिकायत होगी, भूख कम लगना हो गया, या फिर बहुत ही ज़्यादा कमजोरी लगना, सांस फूलना, किसी किसी को महीने 2 महीने तक खांसी लगातार बनी रहती है, या फिर लूज मोशंस, वही डायरिया हो गया, और आर्थराइटिस की प्रॉब्लम, जॉइंट पेन, लेथार्जिक, तो बहुत सारी समस्याएं हैं। और मानसिक समस्याओं में डिप्रेशन है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, चिड़चिड़ापन है, नींद नहीं आना है, किसी काम में मन नहीं लगना है। तो पोस्ट कोविड बहुत सारे ऐसे मरीज आ रहे हैं जिसमें कि कमजोरी की शिकायत लेके 50% से ज़्यादा पेशेंट्स जो थे उनको कमजोरी की शिकायत और नींद ना आने की। तो हम पेशेंट की लक्षण के हिसाब से उनमें चिकित्सा प्लान करते हैं, जैसा लक्षण और वैसे उनकी चिकित्सा करते हैं। मैम, एक सिंपल सा भी जो लक्षण दिख रहे हैं कि नींद ना आना, टेंशन बहुत हो रहा है लोगों को, स्ट्रेस हो रहा है, डिप्रेशन में आ रहे हैं, इसको दूर करने के लिए हम आयुर्वेद का कैसे उपयोग कर सकते हैं? सबसे पहले तो इसमें प्राणायाम बहुत उपयोगी है और पॉजिटिविटी, आप अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखें कि अच्छा समय आने वाला है और कोरोना काल खत्म भी हो जाएगा और हम सभी फिर से नॉर्मल जीवन जी पाएंगे। और उसके अलावा कुछ औषधियाँ भी हैं, वो आप चिकित्सक की सलाह से ले सकते हैं। जैसे किसी को नींद नहीं आती है तो उसके लिए सर्पगंधा घनवटी का उपयोग किया जा सकता है, अश्वगंधा चूर्ण, अश्वगंधा रिष्ट दिया जा सकता है। बहुत ज़्यादा कमजोरी है तो बला रिष्ट का प्रयोग, इन सब चीज़ों का उपयोग। एक और फोन कॉल है हमारे साथ। हेलो हेलो हेलो, नमस्ते मैडम। नमस्ते सर, बताइए सर, आपका नाम बताइए और कहाँ से हैं आप? मेरा नाम मनबोध है जी। कहाँ से? छत्तीसगढ़ का कोरिया जिला से बोल रहा हूँ। अच्छा सर, आपका प्रश्न पूछिए। मेरा प्रश्न ये है कि मेरा पेट बहुत ज्यादा खराब रहता है, 2-3 साल से मैं बहुत परेशान हूँ। मैं बहुत आयुर्वेदिक दवाई भी, जैसे कुमारी आसो, पुरनवा रिष्ट जैसे बहुत सारा सिरप भी पी रहा हूँ, लेकिन आराम नहीं मिल पा रहा है। तो कोई मेरे को बढ़िया तरीका। हेलो, फोन कट गया। अच्छा जी, आप सुन पा रहे होंगे। तो पेट से समस्या ये है कि आपको कुछ प्रश्न पूछने से ही पता चलेगा कि आपका पित्त बढ़ा हुआ है या ग्रहणी रोग है, और फिर मल की किस तरह की प्रवृत्ति रहती है और मल कैसा रहता है, इन सब से चिकित्सा का निर्णय लेते हैं। पानी कैसा पीते हैं आप, आपको भूख कितनी लगती है, और भी संबंधित प्रश्न पूछ के ही हम कोई आपको इलाज बता पाएंगे। लेकिन इसके अलावा आप कुटजा रिष्ट का सेवन कर सकते हैं, कुटज घनवटी का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल उसमें इन्फेक्शंस बॉडी में यदि कुछ है पेट में तो कुटजा रिष्ट अच्छा रहता है। बाकी आप चिकित्सक
पास के चिकित्सक से सलाह लेके और अपने लिए दवा प्लान करवाइए। और नहीं तो विरेचन भी दिया जा सकता है। वो पेशेंट आपने पूरे लक्षण नहीं बताया, इस वजह से सिर्फ दवाओं के नाम से चिकित्सा नहीं हो पाएगी। नहीं हो पाता, पूरा लक्षण उनको बताना जी, पड़ेगा जी। कि उनकी आयु क्या है, आप एज किसी क्या है। आयुर्वेदिक चिकित्सक से जाके मिलके सही से दवा के बारे में उनसे विचार करवाइए और उनसे फिर अपनी चिकित्सा करवाइए। आशा करती हूँ सर आपको आपका उत्तर मिल गया होगा। मैम, जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे कि पोस्ट कोविड के बाद जो स्ट्रेस आता है उसको कैसे कम करें। हाँ जी जी जी। पोस्ट कोविड मैंने बताया कि उसके लिए प्राणायाम बहुत उपयोगी है, जैसे भ्रामरी प्राणायाम है, अनुलोम विलोम प्राणायाम है। और व्यक्ति खुद को समय दे, ये आधा घंटा डेली यदि वो प्राणायाम व्यायाम और खुद को समय देता है तो स्ट्रेस कहीं ना कहीं कम होगा। पॉजिटिविटी रखना है और कुछ दवाइयाँ जैसे अश्वगंधा रिष्ट है वो चिकित्सक से सलाह करके, क्योंकि व्यक्ति विशेष से दवा बदल जाती है, रोगी बदलने से दवा भी चेंज हो जाती है। अश्वगंधा पाउडर इन सब का उपयोग किया जा सकता है। और पॉजिटिविटी मेन है कि आप अपने पॉजिटिव सोच रखें। कहने का मतलब है कि आयुर्वेद हम घरेलू उपाय तो कर सकते हैं, पर अगर हम ज्यादा उपयोग करेंगे तो वो हम किसी विशेषज्ञ से ही विशेषज्ञ की निगरानी में ही उपयोग करें। करना तो ज्यादा बेटर होगा। मात्रा में करना है, कितने समय तक करना है, तो वो ऐसा नहीं कि पूरे साल भर कोई दवा ले रहे हैं तो ले ही रहे हैं, इस तरह का नहीं होना चाहिए। हर किसी का एक पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, हर की बॉडी अलग होती है, उसी हिसाब से दवा का डिसीजन होता है। जी मैम, एक और फोन कॉल है हमारे साथ। हेलो 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 मैडम। जी नमस्कार सर, आपका प्रश्न नमस्ते पूछिए। नाम बताइए और कहाँ से? आप कौन कर रहे हैं? हमारा नाम मोरेश्वर है। जी सर। तो ऐसा 2-4 साल हो गए, नींद नहीं आ रही, उम्र 37 है और जैसा भूख लगनी चाहिए वैसी भूख नहीं लगती। और कोई प्रश्न सर आपका? नहीं, दूसरा कोई नहीं। बाद में घर में मतलब यानी ऐसा घर के आयुर्वेदिक ही यूज करते हम। राक्षस हो, अश्वगंधा, पंचरिष्ट हो, महासुदर्शन चूर्ण काढ़ा वो यूज करते हैं, लेकिन जैसा भूख लगना चाहिए वैसे लगती नहीं। और नींद तो रात में ऐसा आधा घंटा। जी 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 कट गया फोन। जी यदि आप वर्किंग हैं और काम करने जाते हैं ऑफिस, तो आपके लिए ये सलाह होगी कि खुद को समय दीजिए, प्राणायाम योग प्राणायाम करिए ताकि आप स्ट्रेस को कम कर पाएँ। नींद ना आना मतलब उसके लिए आपको भ्रामरी प्राणायाम करना चाहिए और अनुलोम विलोम के साथ साथ भ्रामरी प्राणायाम पे भी ध्यान दीजिए। सर्पगंधा घनवटी उपयोगी रहती है, जिन मरीजों को नींद नहीं आती है उनमें बहुत अच्छा लाभ होता है, तो आप किसी आयुर्वेद चिकित्सक से सलाह लेके उसका उपयोग कर सकते हैं। और सोना सिर्फ दवा का ही नहीं है, आपका माइंड कैसा, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हो, बहुत सोच के साथ सोते हो या बहुत देर तक टीवी मोबाइल देखते रहते हो। उसके अलावा यदि आप शोर शराबा है, कुछ भी एक्सटर्नल रीजन भी नींद ना आने के हो सकते हैं, तो वो एक्सटर्नल रीजन्स है, मच्छर मक्खी कुछ भी, उन सब को पहले दूर करिए। और सोने से आधा घंटा 1 घंटा पहले आपको टीवी मोबाइल नहीं देखना है। आप संगीत सुन सकते हैं, थोड़ा वॉकिंग कर सकते हैं, रात में आप आधा घंटा वॉक करिए और जब आप बिल्कुल थक जाएं तो फिर सीधे जाके बिस्तर पे फिर आपको नींद आ सकती है। और नहीं इससे भी लाभ नहीं होता है तो कुछ दवाओं का उपयोग करें। और नस्य है, अड़ू तेल का नस्य भी बहुत अनिद्रा में लाभकारी है, और षडबिंदु तेल, अड़ू तेल का नस्य आप ले सकते हैं। तो आप अपने पास के चिकित्सक से एक बार संपर्क करके इसका इलाज सलाह लेके उसके बाद फिर इसका इलाज कर सकते हैं। जी आशा करती हूँ सर आपको आपका उत्तर मिल गया होगा। मैम, जैसा कि आपने बताया कि अनिद्रा भी एक स्ट्रेस का वो होता है कि स्ट्रेस आ रहा है, तो इसका क्या खान पान के लिए भी असर होता है कि हमारा खान पान अगर ठीक नहीं है तो भी स्ट्रेस हो या अनिद्रा हो? स्ट्रेस तो मेंटल प्रॉब्लम है और आहार विहार सब एक दूसरे से रिलेटेड ही हैं। अब जैसा होगा अन्न वैसा होगा तन, वैसा होगा मन, तो ये सच बात ही है। तो भोजन सुपाच्य होना चाहिए। यदि गरिष्ठ भोजन आपने रात के टाइम कर लिया तो आपको नींद अच्छी नहीं आएगी। आपने भोजन रात में देर से किया या फिर आपका जो निद्रा का समय है 9 से 10 या 10 से 11 बजे, आप 10-11 बजे तक जगे ही रहें, तो वो आपकी बॉडी खुद एक अलार्म है, वो आपको अलार्म देती है कि आप स्लीपिंग टाइम आपका मतलब एक टाइम आप डिसाइड कर लीजिए कि मुझे 9 से 10 के बीच में सोने हैं। और यदि आप उससे लेट करते हैं तो आपका बॉडी का जो अलार्म है वो मतलब बिगड़ जाता है, तो फिर नींद डिस्टर्ब होती है। और गरिष्ठ भोजन न करें और शाम को 7 से 8 के बीच अपना भोजन मतलब रात्रि भोजन कंप्लीट कर लें। ऐसा ना हो कि देर रात तक बहुत भारी तरह का भोजन, पूड़ी पराठा, कम भोजन, लघु भोजन, लघु आहार करें।
खिचड़ी हो गया, एक रोटी सब्जी, इस तरह से मतलब हल्का भोजन करें। बिल्कुल। मैम, कोरोना काल में अभी हम वैक्सीन का सिलसिला चल रहा है, हम वैक्सीन लगा रहे हैं, हर कोई यहाँ पे वैक्सीनेटेड हो रहा है। वैक्सीन के बाद बहुत सारे ऐसे अनीजे दिखते हैं कि या तो फीवर आ रहा है या फिर स्ट्रेस भी लगता है लोगों को, लूज मोशन हो रहा है। इसको हम कैसे आयुर्वेद से ठीक कर सकते हैं? जी जी जी, लक्षण के हिसाब से इसमें भी चिकित्सा कर सकते हैं जी। और बहुत ही माइल्ड रहते हैं सिम्टम्स। जो भी हमारे यहाँ पेशेंट्स आते हैं उनके सिम्टम्स माइल्ड रहते हैं। या तो लोकल पेन रहता है, जहाँ साइट है जहाँ पे लगा है वैक्सीन, वहाँ की साइट पे बॉडी एक मैक्सिमम पेशेंट्स बताते हैं, तो उनके लिए हम बॉडी एक के लिए लेथार्जिक और उसके लिए अमृतारिष्ट और बलारिष्ट कुछ दिन, हफ्ते 10 दिन के लिए सेवन करने को बोल देते हैं जी। और भूख ना लगना किसी किसी को है, जॉइंट पेन है, तो उसी हिसाब से लक्षण के हिसाब से जिस तरह के लक्षण है वैसी ही दवा का उपयोग करने से ठीक हो जाते हैं पेशेंट। और जैसे कि फीवर बहुत ज़्यादा आता है तो उसमें क्या हम आयुर्वेद को यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल। फीवर यदि आपका ये 99 और 100 के बीच है, जी, या उससे किसी ऊपर को है, 3 से 4 दिन भी फीवर आ रहे हैं। जी जी, तो त्रिभुवन कीर्ति रस है, मृत्युंजय रस है और हम उसका उपयोग कर रहे हैं। अमृतारिष्ट और का थोड़ा सा रोकना चाहूँगी, एक और फ़ोन कॉल है। हेलो हेलो हेलो। हेलो जी मैम। हाँ सर। हेलो जी सर, बताइए। हाँ हाँ मैडम, नमस्ते मैडम जी। जी नमस्ते, आपका नाम बताइए और सर कहाँ से हैं आप? मैं सुंदरलाल पटेल बोल रहा हूँ मैडम जी। जी, आपका प्रश्न पूछिए सर। मैडम जी। सर आपका आवाज़ क्लियर नहीं आ रहा है। जी, ये सुस्त लगता है मेरा शरीर और बहुत चिड़चिड़ापन लगता है मैडम जी। हेलो। चिड़चिड़ापन लगता है मैडम जी मेरा को, चिड़चिड़ापन लगता है। और सुस्त लगता है। जी सर, मैम बताइए। सुंदर पटेल जी, चिड़चिड़ापन आपको क्यों, मतलब क्या अभी कुछ दिनों से लग रहा है या कितने समय से है, ये भी हम जानना चाहेंगे। यदि कुछ दिनों से, क्या आप ब्लड प्रेशर या शुगर के मरीज हैं तो उसका भी हमें ध्यान देना पड़ेगा कि वो पेशेंट को उसके सिम्टम्स आने लगते हैं थोड़े स्ट्रेस वगैरह की वजह से। और यदि आपने एज के बारे में भी नहीं बताया, उम्र कितनी है क्या है, तो उम्र के हिसाब से आपको क्यों चिड़चिड़ापन आ रहा है, क्या आपका खाली समय ज़्यादा जाता है, तो खुद को बिजी करिए। और कुछ कमजोरी के कारण भी कई लोगों को चिड़चिड़ापन आता है, या फिर ऐसा लगता है कि मतलब ये सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, कोई काम करना चाहते हैं, तो उस हिसाब से आप अश्वगंधा चूर्ण या अश्वगंधा रिष्ट का सेवन करें, या फिर किसी चिकित्सक से मिलके और आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श करके आप इसके बारे में डिस्कशन करके आप दवा ले सकते हैं। वैसे प्राणायाम आप खुद भी करेंगे तो बहुत लाभान्वित होंगे, और वॉकिंग करना भी एक अपने आप में पूर्ण व्यायाम है। तो आप अपने को इन सब चीज़ों में, कुछ चीज़ों में बिजी रखिए, धार्मिक कार्यों में बिजी रखिए, जिसमें आपका खुद का इंटरेस्ट हो उसमें आप बिजी रहेंगे तो आई थिंक आपको चिड़चिड़ापन नहीं आएगा। खाली समय होता है तो ज़्यादा चिड़चिड़ापन हो सकता है। और योग से तो ऐसा है, देखा जाता है कि बहुत सारे जितने भी व्याधि हैं वो दूर हो ही जाते हैं। की चिकित्सा योग है, योग ही है, वो हम कर सकते हैं। मैम, जैसा कि अभी कोरोना काल चल रहा है और वैक्सीन के बारे में आपने बताया है, इसको भी क्या खान पान से भी जोड़ सकते हैं क्या? खान पान तो आहार से हमारा मतलब इम्यूनिटी भी रिलेटेड है, प्लस हमारी अग्नि कैसी है, पाचन कैसा है। तो हम जैसा भोजन, यदि हमारी अग्नि कम है या हमें अच्छा पाचन नहीं हो पा रहा है तो हमें कम भोजन का सेवन करना चाहिए। और हमेशा जो है भोजन उष्ण और लघु भोजन का आयुर्वेद में वर्णन किया गया है। और जो भी आहार हो वो पौष्टिक आहार हो, जिसमें सभी जो भी अपने पौष्टिक भोजन के अंश हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, और वो वैसे आयुर्वेद में षड्रस का वर्णन है, मतलब सभी 6 रसों का, जैसे मधुर, अम्ल, कटु, तिक्त, कसाय, सभी 6 रसों से सम्मिलित भोजन करना चाहिए। मैम, आशा करती हूँ कि आपने जो हमारे दर्शकों को बताया है वो बहुत अच्छे से सभी को समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेती हूँ। और मैम, आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।